हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 के सब्जेक्ट साइंस के जो 2022 में प्रीवियस क्वेश्चन में जो आपके एग्जाम में पूछा गया था 15 क्वेश्चन। उस 15 क्वेश्चन का हम लोग आंसर करने वाले हैं और क्वेश्चन के साथ। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और 50 क्वेश्चन में से आप 50 में से कितना सही लाते हैं इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है कि मेरा 50 में से 40 नंबर आया, मेरा 50 में से 45 नंबर आया, कि मेरा 50 में से 50 नंबर आया। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है ना। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं कि बल का, अब बल का क्या है? बल का केवल परिमाण होता है। परिमाण करने का सेंस मतलब एक संख्या होता है, जैसे 4, 5, 6, 7, ये सब क्या है? ये सबसे एक परिमाण है। तो बल का क्या होता है? परिमाण, या केवल दिशा होता है, या परिमाण और दिशा दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बल जो होता है ना, बल जैसे कोई भी बल लगाते हैं तो आप लगाते हैं 10 न्यूटन लगाते हैं, या 11 न्यूटन लगाते हैं, है कि नहीं, या 12 न्यूटन लगाते हैं। ये आपका क्या हो गया? परिमाण हो गया। दिशा करने का सेंस मतलब आप क्या होता है? आप कोई भी बल लगाते हैं तो कोई दिशा में लगाते हैं, या तो पूर्व दिशा में, या तो पश्चिम दिशा में, या तो दक्षिण दिशा में, या तो उत्तर दिशा में, मतलब कोई दिशा में लगाते हैं। नहीं तो बल आपको कोई लगाने बोलेगा तो कभी बोलिएगा नहीं हम किधर धक्का लगाएंगे, तो ये तो बोलना पड़ेगा ना। मतलब किधर मतलब एक दिशा बोल रहे हैं। तो बल में दिशा और परिणाम दोनों होता है, परिमाण दोनों होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक है, आपके पास ऑप्शन है पास्कल, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, या एक और दो इनमें से कोई नहीं। देखिए दाब का ऐसा मात्रक, सबसे पहले आप दाब बराबर फॉर्मूला को समझिए, दाब इजी से समझ जाएंगे। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। अगर इसी को हम चेंज करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूटन, और ये बटा मतलब प्रति बोलते हैं, और मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी बल का दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और इसी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को एक पास्कल नाम का एक वैज्ञानिक था, इसीलिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल भी कहते हैं। तो बल का ऐसा मात्रक आपका क्या हो जाएगा? पास्कल और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दोनों हो जाएगा। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवृत्ति का मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक है, मीटर है, सेकंड है, हर्टेज है, या इनमें से सॉरी मीटर सेकंड है। तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या है? हर्टेज है। ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया है क्लास 8 के एग्जाम में, तो ये आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या है? हर्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि संचारित हो सकती है। संचारित मतलब ध्वनि किस किस माध्यम में जा सकती है? ठोस में, सॉरी केवल ठोसों में, या केवल द्रवों में, या केवल वायु गैसों में, या ठोस द्रव गैस में। तो ध्वनि जो होता है सभी जगहों में जा सकता है ना। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठोस द्रव गैस में। तो ध्वनि सभी जगह जा सकता है। अब नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन कि बल क्या कर सकता है। देखिए लिखा है कि बल क्या कर सकता है। ऑप्शन है गति बढ़ा सकता है, गति को घटा सकता है ना, वस्तु के आकार को मतलब बदलता है, इनमें से सभी। अब देखिए बल क्या क्या कर सकता है। अगर कोई भी वस्तु है कि नहीं, ये वस्तु है तो गति को बढ़ा सकता है। मान के चलिए कोई आदमी रहेगा ना, इस बल मतलब इसको ठेलेगा ना तो इसको बढ़ा सकता है। गति को घटाता है, अगर इसको खींचेगा अपनी तरफ ना तो घटा भी देगा। वस्तु के आकार को बदलता है। वस्तु के आकार मतलब देखिए पहले इस टाइप का था ना, तो फिर धक्का मारेगा तो फिर उधर अगला तरफ हो जाएगा, हो सके ये पचक जाएगा। पचकने का मतलब समझते हैं ना, थोड़ा गढ़ा हो जाएगा, तो इसके आकार में परिवर्तित हो सकता है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देज। बल जो होता है गति को घटाता है, गति को बढ़ाता है, और वस्तु के आकार को भी बदलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुएं से पानी खींचना कैसा बल है। ये दो बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो कुएं से पानी खींचना, जब भी कोई कुआं होता है आप ऊपर से कोई पानी खींचते हैं, है कि नहीं। मान के चलो यहाँ कोई व्यक्ति है और यहाँ से बाल्टी में क्या कर रहा है? पानी को खींच रहा है। अब कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? आकर्षण बल है, या अभिकर्षण बल है, या एक या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? अभिकर्षण। देखो अभिकर्षण का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो होता है नीचे से ऊपर की ओर खींचते हैं तो अभिकर्षण होता है। अब अपकर्षण क्या होता है? अपकर्षण का शॉर्टकट का मतलब आप समझेंगे, जैसे कोई दरवाज़ा होता है, अगर दरवाज़ा को हम धक्का मार रहे हैं, धक्का मारे खोल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा आकर्षण। क्या हो जाएगा? आकर्षण। तो क्या हो जाएगा? कुएं से पानी खींचना अभिकर्षण बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 57 नंबर, भार का मात्रक क्या है। देखिए मात्रक से आपका रिलेटेड 3 गो क्वेश्चन पूछ चुका है ना।
पहले पूछा था दाब का ऐसा मात्रक पूछा था, उसके बाद आपका पूछा था आवृत्ति का ऐसा मात्रक पूछा था, उसके बाद आपका तीसरा क्या पूछा है, भार का ऐसा मात्रक। तो ऐसा मात्रक आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्त, है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत सारा पूछ रहा है। तो भार का ऐसा मात्रक क्या होता है, जो जो बल का ऐसा मात्रक होता है, जैसे बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो वही भार का ऐसा मात्रक भी क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन, है ना। तो भार का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। आपका ऑप्शन कौन से है, ऑप्शन नंबर आपका एक नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। जब साइंस पढ़ेंगे आपको बता दें कि सूर्य का जो प्रकाश होता है कोई सतह पर, मान के चलिए सतह है मतलब जमीन है। अब जब भी कोई सूर्य का प्रकाश किरण आता है ना, तो जिस बिंदु पर पड़ता है उसे हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। और जैसे आता है आप जैसे उसी प्रकार से चला भी जाता है, और बीच में क्या खींचते हैं हम लोग, एक अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब मतलब 90 डिग्री पर। तो ये वाला जो कोण होता है आपतन कोण होता है, और ये वाला जो कोण होता है परावर्तन कोण होता है। अगर आपतन कोण आपका 40 है तो परावर्तन कोण ऑटोमेटिक कितना होगा, 40। अगर सूर्य का प्रकाश इधर से 40 डिग्री पर आ रहा है तो जाता भी कितना डिग्री पर, 40 डिग्री पर इधर से लौटेगा। इसी को आपतन कोण और परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर, कभी नहीं, हमेशा बराबर होते हैं ना। तो सदैव क्या होते हैं, सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सदैव मतलब हमेशा। तो ऑप्शन नंबर आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश, अदीप्त मतलब क्या होता है, जो रोशनी नहीं देता है। तो जब प्रकाश क्या होता है कि उससे उत्सर्जित होकर आंखें तक पहुंचता है, या उसमें हमारी आंखों की ओर परावर्तित होता है, या उसमें पूर्णतः आर पार गमन कर जाता है, या उसके द्वारा पूर्णतया अवशोषित हो जाता है। देखिए, हम किसी अदीप्त वस्तु को तभी देख पाते हैं जब प्रकाश क्या होता है, उससे हमारी आंखों की ओर परावर्तित होता है। मान के चलिए कोई वस्तु है, इस वस्तु को हम तभी देख पाएंगे जब कोई व्यक्ति के आंखों से इसका किरण वापस रिफ्लेक्ट होकर आएगा, तभी इस वस्तु को हम लोग देख पाएंगे, अन्यथा इस वस्तु को हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा, उससे हमारी आंखों की ओर परावर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नेत्र का वह भाग जो इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं। प्रकाश को कंट्रोल कौन करता है, देखिए जब हमारे आंखों में प्रवेश रोशनी करता है तो आंखों में जो होता है प्रवेश करने वाला प्रकाश को कंट्रोल करने का काम लेंस नहीं करता है, रेटिना तो वहाँ पर फिगर बनता है, कॉर्निया तो दान किया जाता है, तो आयरिस को कंट्रोल करता है। मतलब कंट्रोल कौन करता है, आयरिस। तो 60 का ऑप्शन नंबर एक आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है। आपके पास ऑप्शन 4 को दिया है। सुचालक मतलब क्या होता है, बिजली आर पार हो सकता है। तो कौन है विद्युत का जो सुचालक है ना, लकड़ी है, रबर है, कागज है, या पीतल है। देखिए लकड़ी में तो करंट पार नहीं हो सकता, रबड़ में भी तो हो नहीं सकता क्योंकि बिजली मिस्त्री रबड़ का दस्ताना पहनकर कार्य करता है। कागज में तो बिजली आर पार होता नहीं। तो पीतल क्या होता है, ये विद्युत का सुचालक है, इसमें क्या होता है, बिजली आर पार हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो विद्युत धारा कौन उत्पन्न करता है, केवल ऊष्मीय प्रभाव, या केवल रासायनिक प्रभाव, या केवल चुंबकीय प्रभाव, या ऊष्मीय चुंबकीय एवं रासायनिक तीनों करता है। तो विद्युत धारा जो होता है उसको उत्पन्न कौन करता है, तो इसको याद रखिएगा। विद्युत धारा चारों, ऊष्मीय मान भी मतलब क्या बोलते हैं, उत्पन्न करता है, और चुंबकीय भी करता है, और रासायनिक प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है। ये क्वेश्चन डबल बार पूछा गया है ना। कौन सा घोल है जो विद्युत का सुचालक है, नींबू का रस, या नल का पानी, या सिरका, या खाद्य तेल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नींबू का जो रस। नींबू का जो रस है ये विद्युत का क्या होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। बाद बाकी नल का पानी, सिरका, ये सब क्या होता है, ये सब कुचालक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नांकित में कौन विद्युत का कुचालक है। आपके पास 4 ऑप्शन है। कुचालक मतलब इस बार जो होता है ना, बिजली आर पार नहीं होता है। जैसे कोई भी तार है, अब उस तार में बिजली पार नहीं हो रहा है, मतलब वह तार क्या है, कुचालक तार है। तो तांबा है, या लोहा है, या एल्युमिनियम है, या रबर है। तो कौन सा विद्युत का कुचालक हो जाएगा, रबड़। क्योंकि बिजली मिस्त्री जो तार जो काम करता है ना घर में, तो रबड़ के दस्ताने पहनकर कार्य करता है ताकि उसको करंट ना लगे, क्योंकि यह बिजली का कुचालक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है। देखिए क्या पूछा गया, अधातु पूछा गया, और क्या होता है, सुचालक, कुचालक नहीं सॉरी, कुछ सुचालक होता है। तो कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, ये भी डबल बार क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। तो देखिए कोयला, तो कोयला तो एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक नहीं है। ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन यह विद्युत का सुचालक है। जब आप कोई पेंसिल पकड़ते होंगे ना, तो उसके भीतरी वाला भाग को छीलते होंगे ना, तो अंदर वाला भाग क्या होता है, ग्रेफाइट होता है।
तो विद्युत का सुचालक होता है। नाइट्रोजन और गंधक ये सब विद्युत का सुचालक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है। अभिक्रियाशील मतलब क्या होता है, दूसरे तत्वों के साथ क्या होता है, अधिक अभिक्रिया करता है। तो कौन सा धातु है, सोना है या सोडियम है या मैग्नीशियम है या चांदी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। अगर यहाँ पर पोटेशियम दिया रहता है ना, के मतलब क्या होता है, पोटेशियम। सोडियम का तत्व चिन्ह क्या होता है, Na, मतलब इसका पहचानने का संकेत। तो पोटेशियम दिया रहता तो इसका आंसर क्या हो जाता है, पोटेशियम। अगर यहाँ सोडियम दिया है तो इसका आंसर क्या मारेगा, सोडियम होता है, जो ढेर सारे धातुओं के साथ क्या करता है, अभिक्रियाशील करता है। नेक्स्ट है कि एक ईंधन नहीं है, एक ईंधन नहीं कौन, मृदा, सीएनजी, एलपीजी या बायोगैस। बायोगैस तो है, एलपीजी भी है, सीएनजी भी है। ये सीएनजी का फुल फॉर्म कबो कबो पूछता है, याद रखिएगा, है ना। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसके बाद एलपीजी क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। तो क्या पूछा है, कौन ईंधन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मृदा। ईंधन किसे कहते हैं, जिसको जलाकर ऊर्जा मिलता है। तो मृदा को जलाकर कोई ऊर्जा नहीं मिलता है, तो मृदा ईंधन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि जंगल में आग किस मौसम में जल्दी लगती है। देखिए ठंडा के मौसम में तो पत्ता क्या होता है, हमेशा भीगा हुआ रहता है। तो देखो यानी सर्दी के मौसम में तो लगेगा नहीं, मानसून के मौसम बारिश में लगेगा नहीं, वर्षा में तो लगेगा नहीं, यानी किस में लगेगा, ग्रीष्म में लगेगा। ग्रीष्म मतलब क्या होता है, गर्मी के दिनों में। तो गर्मी के दिनों में जंगल में क्या होता है, जल्दी आग पकड़ लेता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दहन के लिए आवश्यक है, तो दहन के लिए क्या आवश्यक है। आपके पास 4 गो ऑप्शन है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या CO2, इनमें से कोई नहीं। देखिए दहन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होता है ऑक्सीजन होता है। अगर कहीं भी आपको आग लगाना है, दहन मतलब क्या होता है, से आग को जलता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऊपर वाला भाग को दहन बोलते हैं। तो आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है। क्या है, बहुत ही ज़रूरी। कार्बन डाइऑक्साइड के आग से हम लोग बुताते हैं, है नहीं। तो इसके लिए क्या जरूरी हो जाएगा, ऑक्सीजन आपका जरूरी हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर, द्वितीयक प्रदूषक है। देखिए प्रदूषक जो होता है ना, इसके प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक के रूप में बांटा गया है। तो पूछा गया है कि द्वितीयक प्रदूषक कौन है। आपके पास 4 गो ऑप्शन दिया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, या NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, या सल्फर एवं नाइट्रोजन अम्ल। तो क्या हो जाएगा, द्वितीयक प्रदूषक क्या हो जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। द्वितीयक प्रदूषक नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी नाइट्रिक ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आदर्श ईंधन के गुण है नहीं है। तो आदर्श ईंधन का गुण क्या होता है, एक आदर्श ईंधन का गुण क्या होना चाहिए, वह क्या होना चाहिए, सस्ता भी जरूरी है कि नहीं, सहज मतलब उपलब्ध हो, है ना, महंगा नहीं होना चाहिए। तो ये आदर्श ईंधन का गुण नहीं है। आदर्श ईंधन मतलब सस्ता होना चाहिए और अच्छा जलावन भी देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एरोसोल किन सूक्ष्म कणों का बादल है। जो एरोसोल होता है किन सूक्ष्म कणों का बादल होता है। तो एरोसोल जो होता है ठोस कण का या तरल कण का या 1 एवं 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो एरोसोल जो होता है ठोस कण और तरल कण दोनों का बादल होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक क्या है मतलब आग लगाने के लिए क्या जरूरी है, ईंधन, वायु, उष्मा, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 4 गो ऑप्शन है। तो आग लगाने के लिए क्या जरूरी है, आप खुद से भी मार सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आग लगाने के लिए इनमें से सभी जरूरी है। उसमें ईंधन भी होना चाहिए जरूरी है, उष्मा भी होना जरूरी है, वायु भी होना जरूरी है, न तो आग पकड़ेगा नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है। जब भी आप मोमबत्ती को देखते होंगे तो इस तरह से कुछ जलता हुआ नहीं रहता है। तो मोमबत्ती का भाग कौन सा भाग सबसे गर्म होता है। तो आपके पास ऑप्शन है मध्य क्षेत्र मतलब बीच वाला, बाह्य क्षेत्र या बाहर वाला, आंतरिक क्षेत्र या पूरा भीतरी वाला, या तल मंडल जो नीचे वाला। तो कौन सा क्षेत्र होता है, तो याद रखिएगा कि जो मोमबत्ती का सबसे गर्म भाग जो होता है बाह्य क्षेत्र होता है। यहाँ बाहर वाला जो क्षेत्र होता है सबसे क्या होता है, गर्म भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी गैस अत्यंत विषैली है। तो आप खुद से भी आंसर मार सकते हो, उसके बाद हम आंसर दे देते हैं। सबसे विषैली गैस क्या माना जाता है, नाइट्रोजन या CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन मोनोऑक्साइड से, या मेथेन। तो कौन सा सबसे गैस जहरीली माना जाता है, मीथेन गैस। अगर इसका सेंट लेते हैं तो आपका मृत्यु 10 से 15 मिनट के अंदर आपका क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। इसलिए मीथेन गैस सबसे हानिकारक यानी विषैली माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। जो कोशिका है उसका नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, फ्लेमिंग ने, या लीवेनहॉक ने, या रॉबर्ट हुक ने, या ब्राउन ने।
तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो कोशिका का जो नाम है सबसे पहले किसने दिया था, तो रॉबर्ट हुक ने दिया था। कब, 1665 में, 1665 में खोज हुआ था जो मृत कोशिका का खोज किया गया था। इसके बाद जीवित कोशिका की खोज जो हुआ था किसने किया था, याद रखिएगा लीवेनहॉक ने किया था। तो सर्वप्रथम नाम किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका, याद रखिएगा बाबू, सबसे छोटी कोशिका क्या होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। लेकिन जब पूछेगा कि मानव में सबसे छोटी कोशिका, तो क्या हो जाएगा, शुक्राणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्राणु हो जाएगा। लेकिन जब पूछेगा कि खाली छोटी कोशिका बोलेगा तो माइकोप्लाज्मा, बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा, मानव सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र, मानव सबसे छोटी शुक्राणु, मानव सबसे बड़ी अंडाणु। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है दोस्त, सब याद रख लीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण क्या है, संचरणीय रोग यानी फैलने वाला रोग होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, मतलब एक पीड़ित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में फैलने वाले रोग को संचरणीय रोग कहते हैं। तो संचरणीय रोगों को फैलने का मुख्य कारण क्या है, चींटी है या ड्रैगन मक्खन है या मकड़ी है या घरेलू मक्खी है। तो आप खुद से भी आंसर मार सकते हैं कि घरेलू मक्खी द्वारा जो होता है संचरणीय रोग फैलता है, जो गाँव देहात में पाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। ये तो 2 या 3 बार शायद रिपीटेड क्वेश्चन बन गया। सूक्ष्म जीव मतलब छोटका छोटका जीव कहाँ पाया जाता है, जल में या वायु में या मिट्टी में या सभी जगह में। तो सूक्ष्म जीव सभी जगह पाया जाता है, मिट्टी में भी पाया जाता है, वायु में भी पाया जाता है और जल में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी जगह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जंतुओं में जनन की कितनी विधियाँ होती है, मतलब कोई भी जो जंतु होता है उसमें जनन करने की कितनी विधि होती है, 2, 3, 4 या 1। तो जंतुओं में जनन की कितनी विधि होती है, 2 विधि। एक हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन और एक बोलते हैं हम लोग अलैंगिक जनन। क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर, नर तथा मादा का संलयन क्या कहलाता है। तो देखिए नर और मादा का संलयन क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं, क्योंकि हम लोग लैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि अंडपरजक जंतु कौन से है। ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अंडपरजक, पता चलता है अंड मतलब होता है अंडा, प्रजक मतलब होता है देने वाला। तो जो जंतु अंडा देता है उस जंतु को हम लोग अंडपरजक जंतु कहते हैं। मेढक या छिपकली या मुर्गी या इनमें से सभी। तो मुर्गी भी अंडा देता है, छिपकली भी देती है, मेढक भी देता है, इसका मतलब ऑल ऑफ देज यानी इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कोशिका का ऊर्जा गिरा मतलब पावर हाउस, यानी लिखा है ना कि पावर हाउस यानी एनर्जी प्लांट। तो कोशिका का ऊर्जा गिरा किसे कहा जाता है, गोल्जी इकाई को या न्यूक्लियोलस को या माइटोकॉन्ड्रिया को या राइबोसोम को। तो कोशिका का ऊर्जा गिरा जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसमें एक क्रेब्स साइकिल चलता है, इस क्रेब्स साइकिल में 38 एटीपी में एक ऊर्जा मतलब एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखते हैं हम लोग। डेंगू परजीवी का वाहक है, जो डेंगू जो परजीवी किसके वाहक है। तो डेंगू मच्छर कौन से मच्छर काटने से होते हैं, मादा एडिज मच्छर या घरेलू मक्खी या मादा एनोफिलीज मच्छर या कॉकरोच। तो डेंगू कौन से मच्छर काटने से होता है, तो ये भी याद रखिएगा मादा एडिज मच्छर के, किसी में मादा एडिज मच्छर के। और जब मादा एनोफिलीज मच्छर काटता है तो इससे हम लोग को मलेरिया होता है। तो ये दोनों चीज़ों को आप याद रखना है, क्या करना है, मलेरिया। ये संचरणीय रोग का कारक होता है घरेलू मक्खी, है ना। कॉकरोच के काटने से कुछ नहीं होता है, फालतू डरने लगता है, तो कॉकरोच से डरना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, या स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं, या शारीरिक भर में वृद्धि होने लगती है, या शरीर की लंबाई में बढ़ती है। तो मतलब जब पूछा कि स्त्रियों में जनन आयु की आरंभ किस समय होता है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप खुद भी आंसर देख सकते हैं। तो जनन आयु जो आरंभ होता है जब ऋतुस्राव उन लोग का आरंभ हो जाता है। ये ऋतुस्राव स्त्रियों में 12 वर्ष से लेकर शुरू हो जाता है, से अप्रोक्स 50 या 45 वर्ष में क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। इस अवस्था के बीच में स्त्रियों को अगर शादी ब्याह होता है तो बच्चा होता है, अन्यथा बच्चा नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है, तो ये जनन आयु का प्रारंभ माना जाता है, ऋतुस्राव प्रारंभ होता है तब। नेक्स्ट देखते हैं मलेरिया रोग कारण है। तो मलेरिया रोग किसका कारण है, प्रोटोजोआ का, विषाणु का, जीवाणु का या कवक का। तो आप खुद से भी आंसर सकते हैं। विषाणु मतलब क्या होता है, वायरस से होने वाला रोग। तो मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया याद रखिएगा, मलेरिया जो होता है आपका प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। कौन सी है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है ना, विषाणु वाले वायरस से होने वाला रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है, तो आपके पास ऑप्शन है 22 दिन,
14 दिन या 35 दिन या 28 दिन। ये ऋतुस्राव जो हम लोग बोलते हैं ना, इसको हम लोग रजोधर्म भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? रजोधर्म भी कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो 28 दिन में होता है स्त्रियों में होने वाला, प्रत्येक 28 दिन में, प्रत्येक महीना में 28 दिन में क्या होता है? ऋतुस्राव स्त्रियों में होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। जो पादप कोशिका था पेड़ पौधों का, इसका आकार चौकोर होता है। सबसे बाहरी आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली तो भीतरी वाला भाग होता है, इसको बाहर वाला कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर हो जाएगा। मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? पिल्ला कहते हैं, चूजा कहते हैं, कुक्कुट कहते हैं या बिलोटा कहते हैं? तो आप खुद से भी आंसर देने का प्रयास कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? मुर्गी के बच्चे को हम लोग चूजा कहते हैं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि शुक्राणु कैसे होते हैं, यानी शुक्राणु जो होता है कैसे होता है। देखिए, शुक्राणु जो होता है पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं में नहीं पाया जाता है। तो शुक्राणु सूक्ष्म होते हैं या छोटे होते हैं या बहुत सूक्ष्म होते हैं या क्षीण होते हैं। तो आपके पास जो होता है ना, शुक्राणु इतने छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं कि 1 ml शुक्राणु में जो होता है लाखों शुक्राणु होता है। आप समझ सकते हैं कि 1 ml क्या होता है? एक बूंद के समान होता है। तो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म है ना। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 91 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है। ये भी डबल बार क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है। मतलब किशोरावस्था मतलब समझते हैं, जो 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक होता है, इसे हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। तो कौन सा आहार माना जाता है? चिप्स, नूडल्स, केक या रोटी दाल सब्जियां या चावल नूडल्स बगैर, है ना, बर्गर या शाकाहारी टिक्की चिप्स तथा लेमन। तो कौन सा आहार माना जाता है? तो आप लोग जानते होंगे कि रोटी दाल सब्जियां जो होता है इसका सर्वोत्तम माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है। जो एड्स जो बीमारी होता है, तो एक संक्रमित व्यक्ति से किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में कैसे फैल सकता है? भोजन करने से या रुधिरानुदान से या साझे कंधे के प्रयोग से या मच्छर के काटने से। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एड्स जो होता है रुधिराणु दान करने से हो जाता है। रुधिराणु मतलब समझते हैं? रुधिर को हम लोग खून बोलते हैं, मतलब खून जब आप डोनेट करेंगे, दान करेंगे ना, तो इससे आपको क्या हो सकता है? एड्स हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। देखिए, प्रतिजैविक आपका पूछा गया है, सबसे पहले पूछता है कि इसका खोज किसने किया था, है ना। तो ये भी याद रखिएगा। तो कौन सा प्रतिजैविक है? सोडियम कार्बोनेट या स्ट्रोपेटोमाइसिन या अल्कोहल या ईस्ट। तो कौन सा प्रतिजैविक है? आप खुद जान सकते हैं कि स्ट्रोपेटोमाइसिन जो है ये प्रतिजैविक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ईस्ट का उपयोग निम्न से उत्पादन में होता है। तो ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? अल्कोहल के उत्पादन से होता है। किसके उत्पादन में? अल्कोहल के उत्पादन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आत्महत्या का थैला किसे कहा जाता है। ये कोशिका चैप्टर से आपका पूछा गया। देखिए, कोशिका का पावर हाउस जब पूछता है ना, पीएच मतलब पावर हाउस, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लेकिन जब पूछता है कि आत्महत्या यानी सुसाइड बैग, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइड बैग, है ना। लवक को नहीं बोलते, रिक्तिका केंद्रिका को, ये सब कुछ नहीं बोलते हैं हम लोग। आत्महत्या का थैली लाइसोसोम को कहते हैं, याद रखिएगा। कहा गया कि लड़कियों की अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन उत्सर्जित होता है। तो कौन सा हार्मोन जो है लड़कियों में उत्सर्जित होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से? एस्ट्रोजन, जेनोस्ट्रोजन या गोल्डन एस्ट्रोजन या टेस्टोस्ट्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो निकलता है, इसके कारण लड़कियों में स्तन की वृद्धि होती है। इसके बाद इन लोग क्या बोलते हैं, यौनारंभ भी लड़कियों में इससे शुरू हो जाता है। तो याद रखिएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन के उत्पन्न के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्मजीव क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दूध जो होता है सिंपल दूध, वह दही में कन्वर्ट कैसे हो जाता है? कोई ना कोई तो दूध में करता होगा ना। तो कौन सा जीव है जो दूध को दही में बदल देता है? तो लैक्टोबैसिलस एक जीव है जो दूध को दही में बदल देता है, याद रखिएगा। शैवाल, ईस्ट, प्लाज्मोडियम में सब कुछ नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है कि प्रोटीन निर्माण संश्लेषण होता है। प्रोटीन निर्माण मतलब प्रोटीन कहाँ बनता है? कोशिकाओं में प्रोटीन कहाँ बनता है? लाइसोसोम में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी बैग। लाइसोसोम को तो आत्महत्या का थैली कहते हैं, इसमें तो होगा नहीं। गोल्गी बैग परिवहन का काम करता है, इसमें भी तो होगा नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा गृह कहा जाता है, इसमें भी होगा नहीं। तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है? फैक्ट्री कहा जाता है प्रोटीन का। तो प्रोटीन कहाँ बनता होगा? प्रोटीन राइबोसोम में बनता होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है।
कौन सा जो जीवाणु है जनित रोग मतलब रोगों में होने वाला है? चेचक है, रेबीज है, क्षय रोग है ना, या चौथा ऑप्शन आपका क्या दिया, खसरा। तो कौन सा रोग है जो जीवाणु जनित रोग है? तो आपके पास 4 गो ऑप्शन है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, खसरा। क्योंकि खसरा के माने मतलब क्या होता है, एक खांसी टाइप का होता है, जिसमें क्या होता है, कोई भी बच्चा जो होता है ना हमेशा लगातार खांसते रहता है, अगर उसका जो होता है हल्का हल्का बूंद भी जो होता है किसी दूसरे के शरीर में पड़ जाएगा तो उसको भी क्या होता है, खांसी हो सकता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि हार्मोन क्या है? तो 4 आपका ऑप्शन है, भौतिक पदार्थ है या रासायनिक पदार्थ है या दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है। क्या है? हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है, तो इसको याद रखिएगा। तो इस प्रकार से देखें कि इस वीडियो में कि 2022 के एग्जाम में क्लास 8th के साइंस में 50 क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर किए। तो इस 50 को क्वेश्चन में से आप कितना आंसर सही कर पाए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मेरा 50 में से 45 सही हुआ तो 45/15, आपका 50 में से 50 सही हुआ तो 50/15, ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।